चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने लास्ट टॉपिक में देखा टाटा वगैरह कैसे बिजनेसमैन कुछ निकल के आए। एक नाम और देख लेते हैं, सेठ हुमायूं सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917। ठीक है, ठीक है। ये सब थे कुछ फेमस पर्सनालिटीज उस टाइम पे, जो फेमस बिजनेसमैन थे, जो निकल कर आए थे। और भी देख लेते हैं अनादर ग्रुप कॉल्ड कमर्शियल ग्रुप्स। बाकी के जो थे वो एक पर्टिकुलर आदमी नहीं था, पर्टिकुलर इंसान नहीं था, कुछ लोगों का ग्रुप था। जैसे कि दे ऑपरेटेड विद इन इंडियन कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एज कॉलोनियल पावर इंक्रीजेज इंडियन मर्चेंट्स फंक्शनिंग स्पेस बिकम लिमिटेड। तो ये क्या करते थे, ये भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे। जैसे यूरोप में चीज़ें ले जाने का काम देखते थे, शिपिंग का काम देखते थे, है ना, ओपियम वगैरह का काम देखते थे, ये सब करते थे। पर जैसे जैसे क्या हुआ, पावर बढ़ने लगी किसकी, मर्चेंट्स की। किसकी मर्चेंट्स, कौन से मर्चेंट्स की, अपने अगर बात करें यूरोपियन पावर्स बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, मर्चेंट्स जो थे, इंडियन मर्चेंट जो थे, उनको क्या कर दिया, उनकी लिमिटेड स्पेस क्या कर दी, लिमिटेड कर दी। मतलब स्पेस लिमिटेड कर देना, मतलब उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे कि आप ये मत करो, आप ये मत करो, ये हम करेंगे, ये वाला बिजनेस हम देखेंगे, तुम नहीं देखोगे, ऐसा। तो इनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाना। इंडियाज वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड इंडियन शिपिंग बिजनेस। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पहले सबसे पहले क्या कर दिया, ट्रेड करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया यूरोपियंस के साथ। यूरोपियंस के साथ ट्रेड करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि जो वो ट्रेड कर रहे थे वो अब यूरोपियन करना चाहते थे, फ़ायदा उनको भी हो रहा, उनको चाहिए था, है ना। इंडियंस को फ़ायदा नहीं कमाने देना चाह रहे थे। और तो और उन्होंने शिपिंग बिजनेस भी बंद करा दिया, किसका, इंडियंस का, कि आप शिपिंग भी नहीं करेंगे, शिपिंग भी हम कर लेंगे, है ना, आप रहने दो, ऐसा। Till the First World War, European managing agencies were controlling large sector of Indian industries। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या कर रहे थे, पूरा कब्जा करके रखे थे मार्केट पे, पूरी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज पे। किसका कब्जा था, ब्रिटिशर्स का कब्जा था, है ना। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे लार्ज सेक्टर ऑफ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पर, ठीक है। अब फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, सीधी सी बात है, अगर फैक्ट्री का ग्रोथ कराना है तो ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा मशीनें चाहिए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। तो 1901 में हम देखेंगे कि 5,84,000 वर्कर्स थे। पर 1946 में क्या हो गया, वो 24 लैक्स हो गए, 36,000 हो गए ना। इतने सारे लोग आए, तो आए कहाँ से भाई, कहाँ से, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है दिन ब दिन, ये कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है भाई, ये माइग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए, जॉब के लिए। कहाँ से, कहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ से माइग्रेट हो रहा है, विलेज साइड से माइग्रेट होकर सिटी आ रहे हैं। तो अब सिटी आ रहे हैं, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जब सिटी आते हैं तो ज़रूरी नहीं है एकदम से उनको जॉब मिल जाए, जॉब मिलना इतना आसान नहीं रहता, बहुत सारी भीड़ आती है, बस वो नहीं आते जॉब के लिए, एक जॉब के लिए 10-10 लोग आते हैं ना। तो उन लोगों को ढूंढनी पड़ती है, अगर कोई रिलेटिव वगैरह है, कोई फ्रेंड वगैरह है, तो वो जल्दी से जॉब लगवा देगा। पर अगर नहीं है तो उनको टाइम लगता है, फिर उनको शेल्टर बेड्स लेने पड़ते हैं, शेल्टर हाउस लेने पड़ते हैं, ब्रिज के नीचे सोना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस। इंडस्ट्रियलिस्ट यूज टू एम्प्लॉय जॉबर टू हायर न्यू पीपल। अब तो यही है कि कौन इनको जॉब्स देता होगा, कौन इनको हायर करता होगा। जैसे अभी आज के समय में क्या है, एचआर वगैरह इंटरव्यू लेते हैं, वही जॉब पे रखते हैं, वैसे उन्होंने भी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या रख दिया, एक जॉबर नाम का एक व्यक्ति को क्या कर दिया, अपॉइंट कर लिया, एम्प्लॉय बना लिया अपना। वो क्या करता था, वो जॉब देता था लोगों को, क्या करता था, जॉब देता था। तो देख लेते हैं जॉबर का काम क्या 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 था। तो जॉबर सबसे पहले होता कौन था, ठीक है, वो होता था एक बहुत भरोसेमंद आदमी, जो कई सालों से उस कंपनी के लिए काम कर रहा हो। तो ओल्ड ट्रस्टेड वर्कर, ठीक है। वो क्या करता था, वो लोगों को बुलाता था आसपास के गांव से, है ना, रिश्तेदारों से, कहीं से भी वो लाता था, और क्या करता था, उनको नौकरी देता था, क्या देता था, नौकरी देता था। और तो और क्या करता था वो उनको हेल्प भी करता था, किनको, जो जॉब करने के लिए आते हैं उनको हेल्प भी करता था। अगर उनके घर में कोई कंडीशन गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उनको पैसे दे देता था, ठीक है, कि भाई ठीक है, पैसे एडवांस में ले लो अभी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उसको वो चीज़, वो सब कुछ देखने लगा, तो उसको बेसिक सी बात है, घमंड आएगा, सबको आता है, तो उसको भी आ गया। और फिर वो क्या करने लगा,
वो उसने कह दिया कि यहाँ का नेता हम ही हैं, हम ही करेंगे जो करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस हमें क्या चाहिए, कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट चाहिए उसके बदले में, ना फ्री में कोई सेवा नहीं करूँगा। जैसे मैं हूँ, मैं क्या बोल देता हूँ बच्चों से, कॉपी चेक करानी है, ठीक है, चैप्टर मत लिखना, कॉपी मैं चेक कर दूंगा, बस 2 समोसे लगेंगे, है ना। बस रे, ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, ठीक है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, अब बात करते हैं यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज की, ठीक है। तो क्या होता है, वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, माइनिंग, इंडिगो। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वाज ओनली फॉर एक्सपोर्ट, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। अब जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ पे जो भी एजेंसीज वगैरह थी, वो क्या कर रही थी, उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, टी, कॉफ़ी, माइनिंग, इंडिगो, ये सब चीज़ें उनको चाहिए थी, इंडिगो वगैरह। तो जो यहाँ अपने यहाँ ब्रिटेन का जो राज था, ब्रिटेन का जो कब्जा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें यूरोप भेजना चालू कर दी, ठीक है। यूरोप भेजना चालू कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि वहाँ उन लोगों को ज़रूरत थी, उनके खुद के नेशन को ज़रूरत थी, प्लस उनको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये सब चीज़ें क्या हैं जो हम उगा रहे हैं, हम अपने देश में उगा रहे हैं, वो चीज़ें हमें बाहर भेजनी है, हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कर दिया। मतलब कि जो इंडिगो वगैरह इंडिया में वो उग रहा है, वो इंडिया में नहीं बेचा जाएगा, ना इंडिया में यूज़ किया जाएगा, वो बेचा जाएगा बाहर, कहाँ पर बाहर, यूरोप में, ठीक है। ऐसा कर दिया उन्होंने। भाई ये तो गलत है, उगाएं हम, मेहनत हम करें, खाओ तुम, है ना, ऐसा हो गया रहा हाल। तो इंडियन बिजनेस अवॉइडेड कंपटीशन विथ मैनचेस्टर्स गुड्स, इंडियन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉटन यार्न। तो फिर क्या हुआ, और तो और क्या हो रहा था, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया कि भाई उनको कंपटीशन फेस नहीं करना था, किसका, मैनचेस्टर्स का। मतलब मैनचेस्टर्स मतलब जो यूरोप से क्या ला रहे थे, प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मशीन मेड प्रोडक्ट था, तो यूरोप से आएगा तो यहाँ पे सस्ता ही बिकेगा। तो बिजनेसमैन कोई भी कंपटीशन इनके साथ नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो हार जाएंगे, है ना, कंपटीशन में उनको बहुत लॉस होगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने नया आइडिया निकाल लिया, एक काम करते हैं, हम उस चीज़ पे डील करते हैं जो ये लोग नहीं ला रहे हैं, वो लोग क्लोथ ला रहे हैं, हम यार्न बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यार्न। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्या करना चालू कर दिया, यार्न बनाना प्रोड्यूस कर दिया। अब यार्न 2 जगह जाता था, एक तो चाइना, कहाँ, चाइना भी जाता था, और तो और ब्रिटिशर्स को भी लगता था। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा बहुत इनको फायदा होने लगा। बाय द फर्स्ट डिकेड्स of 20th century changes affected the pattern of industrialization। और तो और क्या हुआ, उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, नेशनलिज्म इन इंडिया में, महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था फॉरेन गुड्स को। तो फर्स्ट और सेकंड डिकेड में वो हुआ था, है ना, पहले 10-20 साल में, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही ये हुई थी घटना। तो इससे क्या हुआ था, फॉरेन क्लॉथ को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया था, तो ये सब चेंजेस आ गए थे, है ना। और लोग क्या करने लगे थे, स्वदेशी चीज़ें अपनाने लगे थे और बॉयकॉट करने लगे थे फॉरेन गुड्स को। ये हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड प्रेशराइज गवर्नमेंट टू अप्लाई कस्टम ड्यूटीज। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उस टाइम पे बिजनेसमैन भी क्या कर रहे थे, उनकी भी डिमांड क्या थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनकी डिमांड थी, जो फॉरेन से गुड्स आते हैं उनको रोक दिया जाए, उन पर पाबंदी लगा दी जाए, या तो फिर उन पर क्या लगाई जाए, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाए, जिससे वो भी महंगे हो जाएं, ठीक है, सस्ते ना रहें। अब जब वो भी महंगे हो जाएंगे, इनका भी प्रोडक्ट एक ही लेवल पे आ जाएंगे दोनों। अब तो फिर क्या करेंगे, फिर लोगों के पास ऑप्शंस रहेंगे कि वो इनका भी खरीदेंगे और उनका भी खरीदेंगे। पर अभी तक जब तक उनका सस्ता मिलेगा तो उन्हीं का खरीदेंगे, इनके खरीदने की तो चांस ही नहीं बनती, है ना। इनकी मतलब जो अपने यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या कर दिए, उन्होंने डिमांड कर दी, प्रेशर करा गवर्नमेंट को कि भाई बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है, जो आप अपने यहाँ से ला रहे हो, उसको बंद कराओ, या तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगाओ, ऐसे फ्री में मत लेकर आओ, है ना। अपना तो फ़ायदा देख रहा हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है। पर कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी, ये आप भी जानते हैं उस टाइम पे, है ना। ब्रिटिशर्स ने कोई भी बिजनेसमैन की भी नहीं, किसी की भी डिमांड फुलफिल नहीं की थी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था। यही सब तो हुआ था। तो फिर क्या हुआ, इंडियन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना ऑल्सो डिक्रीजेज, और बुरा समय आ गया भाई। क्लोथ तो था ही, उनकी डिमांड तो फुलफिल हुई नहीं थी, और तो और क्या कर दिया, इंडियन यार्न का भी क्या हो गया, डिक्रीज आ गया, है ना। जो चाइना में जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, कहीं से थोड़ा बहुत बेचारा रोजी रोटी कमा रहे थे, वो भी अब उनका नुकसान में हो गया। क्यों नुकसान में हो गया, देखो, बिकॉज ऑफ जैपनीज एंड चाइनीज प्रोडक्ट।
तो जो चाइना में था उनको ज़रूरत थी यान की, पर जैपनीज़ का इतना ज़्यादा मशीन मेड गुड्स आ गया और चाइना ने खुद इतना प्रोड्यूस कर लिया कि उनका मार्केट पूरा फ्लड में हो गया गुड्स से, और फिर इन्होंने इंडियन यान को इम्पोर्ट कराना धीरे धीरे कम करा दिया। अब दिक्कत आ गई। पर भाई जहाँ मुश्किल वक्त आता है तो थोड़े दिनों बाद अच्छा वक्त भी आता है, बस हमें क्या रखना पड़ता है, सब्र, और डटे रहना पड़ता है। तो फिर देखिए कैसे इनकी लाइफ चेंज होगी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स began shifting from yarn to cloth. 1900 to 1912 cotton piece production increases in India. तो क्या हुआ भाई कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे अभियान भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और वापस कहाँ शिफ्ट कर लिए, कॉटन क्लोथ में वापस आ गए। ठीक है, क्यों वापस आ गए? 1900 से 1912 में एकदम से क्या हो गया, कॉटन प्रोडक्ट्स का, कॉटन पीस प्रोडक्शन का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इंडिया में। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं यहीं पर। द वॉर चेंज द सिचुएशन। ब्रिटिश फैक्ट्रीज एंड मिल्स बिगिन बिजिंग फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। मतलब ब्रिटिशर्स जो क्लोथ वगैरह मंगवा रहे थे यूरोप से, अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। आपने भी देखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, अपने यहाँ इंडिया से चीज़ें ले जा करके आर्मी में सप्लाई करने लगे थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स की जो भी मिल थी, फैक्ट्रीज थी, वो सब किस में बिजी हो गई थी, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में बिजी हो गई थी। पर मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में नहीं आ रहा था, नहीं, वो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसकी नीड्स को फुलफिल करने लगे थे वो लोग। अब जब उसकी नीड को फुलफिल करने लगे थे तो वो वहाँ बिजी हो गए थे। ठीक है, अब वो वहाँ बिजी हो गए थे तो इससे क्या हुआ, इससे मिला इंडियंस को टाइम। कैसा टाइम मिला किसको, इंडियंस को, इंडियन बिजनेसमैन को टाइम मिला। बिजनेसमैन जो जो थे इंडिया के, उन सबको टाइम मिला खुद को ग्रो करने में, खुद को मॉडर्न बनाने में और नई नई मशीन्स का यूज़ करने में। इससे क्या हो जाएगा, उनको थोड़ी देर के लिए मौका मिल जाएगा और ये लीड कर सकते हैं। और बस यही हुआ, उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और मार दिया चौका। तो देखते हैं, दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ टू इंडिया। तो क्या हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ इंगेज हो गए थे, आर्मी की नीड्स को फुलफिल करने लगे थे, तो मैनचेस्टर से जो चीज़ें आ रही थी इंडिया में, अब वो कहाँ जाने लगी थी, आर्मी के लिए जाने लगी थी। तो इंडिया में आना क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश आस्क इंडियन मैन्युफैक्चर टू सप्लाई गुड्स, दिस क्रिएटेड वाइड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन इंडिया। और तो और ब्रिटिशर्स को क्या हो गई, चीज़ें कम पड़ने लगी, तो उन्हें इंडियन बिजनेसमैन से क्या बोला कि भाई हमें और गुड्स प्रोड्यूस करके दो, हम तो इंडियंस हैं, हम मना क्यों करेंगे भाई, हमें तो वही चाहिए। और बिजनेसमैन को भी वही चाहिए था कि हमारा प्रोडक्ट बिके, है ना, बनाए बस नहीं, हम बेच भी सकें। और ब्रिटिशर्स खरीद रहे तो और क्या जा रहा हमारा, हम बेचेंगे। उन्होंने भी बनाना फटाफट चालू कर दिया, और कुछ तो कुछ कहाँ बेचने लगे, ब्रिटिशर्स को ही देने लगे, और कुछ इंडियन मार्केट में भी हो गया। ठीक है, आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कोड नॉट रिस्टोर इट्स लॉस्ट पोजीशन इन इंडिया मार्केट। अब क्या हुआ भाई, अब ये हुआ कि जब वॉर ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश तो बेचारे थक गए थे वॉर से। अब थके हारे घर लौट के आके देखते हैं तो बस वहाँ पे उनका घर ही नहीं था, मतलब घर ही तबाह हो गया सीधा सीधा। मैनचेस्टर्स मतलब आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अब क्या आ चुकी है, इंडियन भी ग्रो कर चुके हैं, अब वो लोग भी वर्क हाथ से काम नहीं करा रहे भाई, अब वो भी मशीन ला चुके हैं, वो भी अपग्रेड कर चुके हैं, अपना लेवल बढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब उनके भी जब मशीन मेड गुड्स रहेगा तो वो भी कम कीमत में ही बनेगा, और मैनचेस्टर का भी कम कीमत पे आएगा। तो किसका खरीदेगा इंसान, इंडियन वालों को खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, क्योंकि वो वहीं के वहीं बन के मिल रहा है तो थोड़ा सस्ते में ही मिलेगा। और मैनचेस्टर लेके आ रहे हैं यूरोप से, तो वो ट्रांसपोर्ट का भी पैसा जोड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए फिर क्या हो गया, उसको इंडियन मार्केट में कोई जगह नहीं मिली, किसको, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को। अब फिर बात करते हैं, तो द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वॉज अनेबल टू मॉडर्नाइज सो इट कुड नॉट कम्पीट विथ यूएस, जर्मनी, जापान। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, यहाँ तो थी अपने इंडिया की बात बड़ू। वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे भी बेचारों के साथ धोखा हो गया। कैसा धोखा हो गया, क्योंकि ये वॉर में एंगेज थे तो ये खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर सके, अपग्रेड नहीं कर पाए अपनी इंडस्ट्रीज़ को, है ना, क्योंकि वो पूरा ध्यान अपना वॉर में लगा रहे थे। तो जो जापान है, यूएसए है, जर्मनी है, इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को मॉडर्नाइज करके, अपग्रेड करके इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा कर लिया, और ब्रिटिशर्स वहाँ भी compete नहीं कर पाए, और ब्रिटिशर्स से वो इंटरनेशनल मार्केट से भी हाथ धो दिए उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की।
प्रीडोमिनेट कैसे कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट कैसे कर रही हैं। फैक्ट्रीज ग्रू रैपिडली आफ्टर द वॉर, फैक्ट्रीज कैसे बढ़ना चालू हुई आपको बता दिया मैंने, क्योंकि बिजनेसमैन क्या हो गए थे, उनको टाइम मिल गया था इंडियन बिजनेसमैन को, तो उन्होंने फटाफट फैक्ट्री सेटअप करना चालू कर दिया। स्टिल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, फिर भी क्या हुआ, जो लार्ज स्केल की जो फैक्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो छोटी सी ही इकोनॉमी बना पा रही थी। क्यों क्यों बना पा रही थी? अबाउट 60% ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड टू परसाइल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो बड़ी स्केल की फैक्ट्रीज थी उसमें मशीन वगैरह ज़्यादा महंगी थी, प्लस वहाँ वर्कर्स नहीं जाते थे, वर्कर्स कहाँ जा रहे थे, स्मॉल फैक्ट्रीज वगैरह में जा रहे थे। स्मॉल फैक्ट्रीज में ज़्यादा वो नहीं था, क्या कहते, मॉडर्नाइज मशीन्स नहीं थी, तो वर्कर्स ज़्यादा लगते थे, तो वहीं जाते थे ज़्यादातर वर्कर्स करने के लिए काम। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क स्पेस वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, और सिर्फ थोड़े से ही लोग कहाँ जाते थे, रजिस्टर्ड फैक्ट्री या बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते थे। तो बात करें 1911 की, कितने परसेंट जाते थे, 5% रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, और 1931 में 10% ही हुए। मतलब बाकी के 90% कहाँ जा रहे थे, बाकी के 90% जा रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इन 20th सेंचुरी टेक्नोलॉजी चेंजेस बिगेन, पीपल स्टार्टेड यूजिंग फ्लाई शटल इन देयर लूम्स, और तो और क्या कर दिया, 20th सेंचुरी में फ्लाई शटल का यूज होना चालू हो गया। और 1941 की बात करें, 30% ऑफ हैंडलूम्स वर फिटेड विद फ्लाई शटल, और 70 to 80% हो गया ये, और बढ़ गया, मतलब 35% से 70 to 80% बढ़ गया सीधा सीधा फ्लाई शटल का यूज़ होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब थोड़ी सी ही टॉपिक बची है ना, बस, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू।